स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए, नमस्कार एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो एंड आप सब लोग खुश हो। मैं प्रीतेश माथुरकर आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई सेल्फ। देवियों सज्जनों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज दी PROF। PROF stands for Pacific Ring of Fire। आप कहेंगे कि सर ये टॉपिक आज हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why you are kept the title of the topic as the Pacific Ring of Fire explained? Because आप मानोगे नहीं, 2026 में अभी लेटेस्टली कोलंबिया में भी अर्थक्वेक आया है। So in the year 2026 itself you are having 60 plus earthquakes। 60 प्लस अर्थक्वेक्स आए हैं इन दिस रीजन। इसे हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिज्म भी कहते हैं। एंड ये जो अर्थक्वेक्स आए छोटे मोटे नहीं है, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड पर ये मोर देन 6 रजिस्टर हुए हैं। मोर देन 6 इन द सेंस दे आर इन द स्ट्रॉन्ग एंड द मेजर कैटेगरी एंड अप। तो आज के इस शॉर्ट स्वीट एनालिसिस में हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट आर बेसिकली द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर ही दुनिया के लगभग if you talk about more than 90% of the world's earthquake, they come in this region. This is called as the Pacific Ring of Fire or the Circum-Pacific Belt. So we'll understand the factors behind it. Factors के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे that if we are talking about this case, यहाँ पर basically subduction margins कैसी है, because केवल एक दो फैक्टर जान के फायदा नहीं होगा, हमें यहाँ पर सबडक्शन किस तरीके से चल रहा है, किसका, ओशनिक प्लेट का, वो भी समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं सो विल हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ रॉक टाइप ऑल्सो। रॉक्स के बारे में भी समझना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अगर इसे एक्सप्लेन करना है तो हमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज जान के फायदा नहीं है, हमें इन फैक्टर्स के पीछे छुपी हुई क्या समझनी पड़ेगी, इन फैक्टर्स के पीछे छुपी हुई केमिकल प्रॉपर्टी। सब जो प्रॉब्लम है, सब जो इस अर्थक्वेक के पीछे का जड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एज SI, सिलिका। देखिए वो एक डायलॉग है ना कि एक चींटी भी हाथी को हरा सकती है, दैट इज द सेम थिंग ओवर हियर। अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, डेयर आई से, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो कोई इतना बड़ा भी एलिमेंट नहीं है, बट इस एलिमेंट के वजह से ही बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के जो अर्थक्वेक्स है दे बिकम सो गॉडडैम वायलेंट। सो जो लोग अभी मेरा लेक्चर लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं। ये समझ लीजिएगा कि हम लोग अभी रोज मिलेंगे आप सबके साथ, एंड इसी तरीके से आप सबका बेसिकली मैं करंट अफेयर्स पे भी लेक्चर्स लूंगा। मैं खुद को इंट्रोड्यूस एक फैकल्टी के तौर पे नहीं करना चाहूंगा, बट जिस पर्सन को अभी आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, guys, I have traveled across 53 countries and I have traversed across 4 continents of the world per se। तो हम केवल ज्योग्राफी पढ़ाते नहीं हैं, हम ज्योग्राफी जीते भी हैं। तो मैं स्टडी IQ में डिफॉल्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल फैकल्टी हूँ। मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि हमारी ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो बैच है ये शुरू हो चुकी है। इसके एडमिशन्स बेसिकली 21 अगस्त को क्लोज होंगे। मैं आप चाहूँगा कि अगर आप सब लोग मेरे साथ इसी तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करेंगे तो मेरा कोड PMLive यूज कीजिए एंड बिगिन योर जर्नी विद अस ओनली इन 14,999 रुपीज। ध्यान में रखिएगा, दिस इज द ओनली बैच ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल इन इंडिया जहां पर आपको नोट्स जो होते हैं वो डिक्टेट किए जाते हैं ताकि आपको मेंस की आदत पड़ जाए लिखने की विद द सेम स्पीड। इसी के साथ साथ हम लोग क्लास में मैप्स भी ड्रॉ करते हैं, डायग्राम्स भी ड्रॉ करते हैं, प्लस हम लोग चार्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोगों का करंट अफेयर्स भी लेता हूँ। आई ऑल्सो डू न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रॉम द ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव ऑफ कोर्स। इसी के साथ साथ हम लोग ऑप्शनल की बैच में सर्वे एंड बजट का भी डिस्कशन लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो फटाफट मेरा कोड PMLive यूज कीजिएगा एंड बिगिन योर जर्नी विद अस। सो गाइस, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कि ऐसा क्यों है। अब देखिए, जब मैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करता हूँ तो इस साल जो है थोड़ा यहाँ पर अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा वायलेंट आए हैं। अगर आप देखोगे कि इस साल कितने ज्यादा अर्थक्वेक्स आए हैं यहाँ पर, सो यू आर हैविंग टोटल अप्रोक्सीमेटली 67 अर्थक्वेक्स, यानी 60 प्लस है जिनका मैग्नीट्यूड 6 से ज्यादा है। जब मैं 6 से ज्यादा के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ
so they come in the strong and the major category and up. तो इसके पीछे जो लॉजिक है या इसका जो एग्जैक्ट रीजन है, दैट इज बेसिकली द सबडक्शन मार्जिन्स. नाउ सर, व्हाट डू यू मीन बाय सबडक्शन मार्जिन्स? अब आप में से जिन जिन लोगों ने कभी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी नहीं है या फिर जिन्होंने पढ़ी भी है, तो आप सबके लिए बेसिकली आई एम बेसिकली dwindling आउट द फैक्ट्स आउट देयर. मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से आपको बताता हूँ ताकि आप सब लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाए. देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली द डायनामिक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अगर मैं धरती के क्रस्ट के बारे में बात करता हूं, तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा धरती का क्रस्ट है ये स्टेबल नहीं है. स्टेबल ये मींस इट इज ड्रिफ्टिंग. सो क्रस्ट हमारे पास कितने प्रकार का होता है? हमारे पास होता है, वी हैव द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड देन वी हैव बेसिकली समथिंग कॉल्ड एज ओशियानिक क्रस्ट, राइट? अगर मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये लाइट होता है, इसकी डेंसिटी मात्र 2 to 2.5 होती है. ये स्पेसिफिक डेंसिटी है, इसलिए इसका यूनिट नहीं है. इसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता है, 60 to 80 किलोमीटर्स, बिकॉज इसकी डेंसिटी जो है ये कम है. सो डेंसिटी कम, थिकनेस ज्यादा. एंड इसी के साथ साथ जब मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करता हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक बार बन गया सो बन गया. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैन बेसिकली नेवर बी डिस्ट्रॉयड. ये कभी भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसे कंप्लीटली आप जला के राख नहीं कर सकते. वैसे देखा जाए तो धरती पर कोई भी क्रस्ट कंप्लीटली जला के राख कभी नहीं होता, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वंस फॉर्म्ड इट कैन नेवर गेट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. बट इसका अपोजिट, अगर मैं ओशियनिक क्रस्ट के बारे में आप सबसे बात कर रहा हूँ, तो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा होती है, 3 to 3.5. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओशियनिक क्रस्ट थिकनेस, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, इसका थिकनेस जो है थिकनेस कम होता है. ऑन एन एवरेज द थिकनेस इज बेसिकली 5 किलोमीटर्स. एवरेज बात करता हूँ, ये 2.5 से लेके 25-26 तक भी जा सकता है, बट एवरेज 5 किलोमीटर है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओशियनिक क्रस्ट, oceanic crust, even though it is the fundamental crust of earth, in the sense कि continental crust oceanic crust से ही बना है. दोनों के रॉक्स में, दोनों के केमिकल कंपोजिशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. बट ओशियनिक क्रस्ट की खासियत यह है कि ओशियनिक क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है. क्यों? बिकॉज ओशियनिक क्रस्ट कैन बेसिकली सबडक्ट. इसका सबडक्शन होता है. ये सबडक्शन कहाँ होगा सर? ये सबडक्शन होता है जहां पर बेसिकली हमारे धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स आके टकराती है. आप सब जानते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द बेसिकली द अर्थ क्रस्ट टिल अ डेप्थ ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर्स, इसे हम लोग कहते हैं समथिंग कॉल्ड एज लिथोस्फीयर, राइट? अब ये जो लिथोस्फीयर है देवियों सज्जनों, ये लिथोस्फीयर क्या एक सिंगल लेयर है? क्या नहीं. इट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, इट इज ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स. ईच ऑफ दिस सेगमेंट इट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट, एंड फ्रॉम 100 to approximately 300 to 400 किलोमीटर्स, इस लेयर को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर. अब एस्थेनोस्फीयर में क्या है गाइस? एस्थेनोस्फीयर में दो बेसिकली मिनरल्स होते हैं जिनका नाम होता है ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन. ये आप पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लास 11 के भी एनसीईआरटी में है. तो ये जो मिनरल्स है ना, ये प्रेशर में आके, स्ट्रेस में आके दे लूज आउट रिजिडिटी. तो ऊपर की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, ये इस एस्थेनोस्फीयर पे क्या करने लग जाती है? ये इस एस्थेनोस्फीयर पे ड्रिफ्ट करने लग जाती है. ये बेसिकली इस एस्थेनोस्फीयर पे मूव आउट करना शुरू हो जाती है. इसीलिए जब हम लोग प्लेट डायनामिज्म या फिर क्रिस्टल डायनामिज्म की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की प्लेट बाउंड्रीज आती है. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज? या तो हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्री हो सकती है. डाइवर्जेंट बाउंड्री इन द सेंस कि 2 प्लेट एक में से दूर जा रही है, या फिर हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्री हो सकती है, मींस 2 प्लेट एक में से टकरा रही है. और वी कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. गाइस, जब मैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करता हूं ना, द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इज बेसिकली स्ट्राइक स्लिप पॉइंट. मींस एक प्लेट दूसरे प्लेट को बस छू के, इट इज जस्ट स्लिपिंग पास्ट ईच अदर.
तो इसे हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे. नाउ इफ आई एम टेकिंग यू इनटू द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में प्रॉब्लम यह है कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ में, वेस्ट में एंड ईस्ट में यू आर हैविंग विच बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री. एंड पैसिफिक ओशन के साउथ ईस्ट में आपके पास बेसिकली डाइवर्जेंट बाउंड्री है. सो अगर आप पैसिफिक ओशन का प्लेट डायनामिक्स देखते हैं, अगर आप यहाँ का बेसिकली प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कैसा है, सो पैसिफिक ओशन का जो फॉर्मेशन होता है, ये भी बात आप समझ लीजिए. देखिए, जो भी हमारा ओशनिक क्रस्ट है ना, वो एक लोकेशन पे बनता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉर, मिड ओशनिक रिज. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक ओशन की जो मॉर है, जिसे हम लोग कहेंगे मिड ओशनिक रिज, इट इज ओवर हियर. यहां से जो हमारी पैसिफिक ओशन की प्लेट है, ये ड्रिफ्ट करती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ. सो अगर मैं आप सबको पैसिफिक के नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट में लेके जा रहा हूं, यहां पर देवियों सज्जनों कैसे प्लेट बाउंड्रीज हैं. ओवर हियर ऑल द प्लेट बाउंड्रीज दे आर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. जहां पर क्या ऑन है, जहां पर बेसिकली सबडक्शन ऑन है. मींस एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है. अब ये जो सबडक्शन मार्जिन्स होती है देवियों सज्जनों, ये भी 3 तरीके की होती हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हमारे पास कैसे होगी, या तो OO टाइप की, या तो OC टाइप की, या फिर लास्टली CC टाइप की. सर व्हाट डू यू मीन बाय OO, OC एंड CC? देखिए, ये एक सीक्वेंस होता है. इन द सेंस, सबसे पहले 2 ओशनिक प्लेट्स आमने सामने आएंगी. डिपेंडिंग अपॉन विच प्लेट इज मोर हेवी, विच प्लेट इज मोर डेंसर, वो प्लेट नीचे सबमिट करना शुरू करेगी. So the first sort of interaction you can have is the OC boundary, sorry, the OO boundary. फिर एक ओशनिक प्लेट completely subduct हो गई. The remaining oceanic slab is now coming in contact with the continental slab. अभी आप सब जानते हैं कि continental slab कभी subduct नहीं हो सकती, ये कभी destroy नहीं हो सकती. Then this oceanic slab starts subducting underneath this continental slab. So this is basically second in sequence. एंड जब ये भी ओशनिक प्लेट खत्म हो जाएगी, देन अल्टीमेटली 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आमने सामने आके टकराना शुरू करेगी. जैसे इंडिया एंड यूरेशिया. अगर हम लोग इंडिया एंड यूरेशिया की बात करते हैं, आप सब जानते हैं दैट इंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका, राइट? इट वाज अ पार्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया की प्लेट टूट के ऊपर आके यूरेशिया से टकराई. पहले OO बाउंड्री, फिर OC बाउंड्री, एंड देन आखिर में जब इंडिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट यूरेशिया के कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई, वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास. जब OC बाउंड्री थी, तब इंडिया के बने ट्रांस हिमालयास, काराकोरम, लद्दाख एंड बेसिकली झांस्कर रेंजेस. तो सर, हिमालयास एंड ट्रांस हिमालयास में क्या फर्क है? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा. हिमालयाज में आपको वोल्केनिज्म नहीं मिलता है, बट ट्रांस हिमालयाज में आपको वोल्केनिक रॉक्स मिलते हैं. नाउ हियर लाइज द क्रक्स. व्हाई? बिकॉज जब मैं OO एंड OC बाउंड्री की बात करता हूं देवियों सज्जनों, यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा सबडक्शन. सबडक्शन मीनिंग एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट करेगी. तो जैसे ही एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट करना शुरू हो करेगी, घर्षण, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा. And the subduction margins are therefore associated with high seismicity earthquakes. वैसे तो CC बाउंड्री पे बहुत तगड़े आते हैं, बट CC बाउंड्री पे जो अर्थक्वेक आता है वो धीरे 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 बिल्डअप होता है. बट OO एंड OC में क्योंकि सबडक्शन ऑन है, अर्थक्वेक्स दे स्टार्ट कमिंग मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट. बट सर, ऐसा क्यों है कि जब हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात कर रहे हैं तो इतने सारे अर्थक्वेक्स इतने हाई इंटेंसिटी के? अभी इसे समझना जरूरी है. सो अगर आप ये सबडक्शन मार्जिन्स देखते हैं कि कैसी है, तो यहां पर हमारे पास यूरेशिया की प्लेट है, यहां पर हमारे पास इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, ओवर हियर वी आर हैविंग फिलीपींस प्लेट, यहां पर नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट है. सो अगर आप पैसिफिक के नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट में देखते हैं, सो यहां पर आप मानोगे नहीं, यू आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबडक्शन रीजंस. मीनिंग व्हाट? चलिए देखते हैं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, बिकॉज हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है. तो अगर मैं पैसिफिक ओशन के सबडक्शन मार्जिन्स के बारे में आप सबसे डिस्कस करता हूं, अगर मैं आप सबको बेसिकली
रशिया के कामचाटका के पास लेके जाता हो, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट जो है ये बेसिकली सबडक्ट कर रही है अंडरनीथ द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द नदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, मीनिंग वेयर, सो लेट मी जस्ट ओपन अप अ गुड मैप एंड लेट मी टेल यू। सो अगर आप पैसिफिक ओशन के ये पार्ट में जाते हो, इफ यू गो ओवर इन दिस पार्ट, so this is where the Pacific plate is subducting underneath the North American plate. so ये भी convergent boundary है जहां पर subduction on है। अगर आप बेसिकली फिलीपींस एंड इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, सो हियर बेसिकली वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग इज हैपनिंग, यानी पैसिफिक ओशन की प्लेट जो है ये फिलीपींस प्लेट के नीचे सबडक्ट भी कर रही है, बट यहाँ पर इतने छोटे छोटे सबडक्शन रीजन है, यहाँ पर इतने छोटे छोटे ट्रेंचेस, यहाँ पर इतने छोटे छोटे कन्वर्जन बाउंड्रीज है, एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो वी आर हैविंग नियर इंडोनेशिया, वी आर हैविंग नियर बेसिकली द फिलीपीन आर्किपेलागोस। इसी के साथ साथ अगर आप जापान में जाएंगे, अगर आप कुरिल आइलैंड्स के पास जाएंगे, सो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्लेट बाउंड्रीज आती है। सो हियर ऑल्सो सबडक्शन इज गोइंग ऑन एंड देन द वर्ल्ड्स डीपेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मरियाना ट्रेंच। सो अगर मैं आप सबके साथ बेसिकली ये पूरा पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे, सो इन साउथ अमेरिका यू आर हैविंग चिले पेरू ट्रेंच। सो यहां पर सर एग्जैक्टली होता क्या है, why the Pacific Ring of Fire is so goddamn active? तो अगर हमें ये चीज समझनी है, तो now we have to understand basically a phenomenon जिसे हम लोग कहते हैं बेनियोफ वदाती जोन। ध्यान में रखिएगा, आप कहेंगे कि सर इतना डिटेल में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। गाइस मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं because the questions which are coming in mains particularly now they require higher conceptual understanding. So we started off with what is Pacific Ring of Fire, हमने जाना कि वहां पर कैसे कैसे सबडक्शन मार्जिन्स है। नाउ मैं आप सबको रूट कॉज बता रहा हूं कि रूट कॉज क्या है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इतना सेस्मिक है। अब देखिए बेनियोफ वदाती जोन क्या होता है। लेट्स से दैट दिस इज अवर फिलीपींस प्लेट, एक छोटी सी प्लेट है जिसका नाम है फिलीपींस प्लेट, एंड यहां पर हमारे पास है बेसिकली समथिंग कॉल्ड एज पैसिफिक प्लेट। नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट पैसिफिक प्लेट इज वेरी बिग, ठीक है। अगर मैं आपको एटलस से भी दिखा दूं, चलिए हम लोग एटलस से भी देख लेते हैं ताकि आप सबको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इफ आई एम शोकेसिंग थ्रू एटलस, देखिए यहां पर आपके पास अलूशियन ट्रेंच है, हियर वी आर हैविंग कुरिल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, देन ओवर हियर वी आर हैविंग फिलीपींस ट्रेंच, एंड यहाँ पे आप जाओगे चैलेंजर डीप, इसे हम लोग मरियाना ट्रेंच कहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास जाओगे तो टोंगा ट्रेंच एंड कर्मडक ट्रेंच। सर ये ट्रेंच क्या है एंड इसका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से क्या कनेक्शन है, तो ध्यान से समझिएगा। जब पैसिफिक प्लेट बेसिकली सबडक्ट करती है, तो जिस रीजन में बेसिकली सबडक्शन ऑन है, मीन्स जहां पर ये प्लेट टूट के नीचे जाना शुरू करती है, the zone of subduction, this is referred to as what? This is referred to as trench guys। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेंच। तो ट्रेंच मिलना मतलब that zone where the plate is actually breaking and starting its descent into the earth's mantle। तो जैसे ही ये मैंटल में सबडक्ट करना शुरू करेगी, आप समझ सकते हैं कि यहां पर स्लैब मैंटल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, स्लैब मेंटल फ्रिक्शन, घर्षण बहुत ज्यादा होगा। सो जैसे ही ये प्लेट नीचे डिसेंड करना शुरू करेगी, यू कैन हैव टू केसेस। कुछ पार्ट प्लेट का टूट के सीधा मेंटल में जाएगा, क्रस्ट के नीचे मेंटल आएगा, तो यू कैन हैव केस नंबर 1, सम पार्ट ऑफ द प्लेट इज ब्रेकिंग ऑफ कंप्लीटली एंड इट इज डिसेंडिंग इनटू द मेंटल, एंड कुछ पार्ट ऐसे हो सकता है, सेकेंड केस, कि घर्षण के वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर भी ज्यादा है, सो कुछ पार्ट बेसिकली पार्शियली मेल्ट होकर, टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से यू कैन बेसिकली हैव व्हाट, यू कैन बेसिकली हैव पार्शियल मेल्टिंग। एंड ये जो पार्शियल मेल्टिंग होगी, तो इससे ये लावा, ये मैग्मा ऊपर आएगा एंड ऊपर जाके बेसिकली इट विल इरप्ट, इट विल स्टार्ट इरप्शन। इरप्शन होकर ये क्या बनाएगा, इरप्शन होकर ये बनाएगा समथिंग कॉल्ड एज आर्कीपेलागोस, है कि नहीं।
यही तो है आपका ओ सबडक्शन बाउंड्री। इट इज फॉर्मिंग व्हाट? इट इज फॉर्मिंग आर्किपेलागोस। तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जापानीज आर्किपेलागो, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये कुरिल आइलैंड्स, ये क्या है? आर्किपेलागोस मीनिंग लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स। एंड अगर मैं आप सबको साउथ अमेरिका लेके जा रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग यू टू साउथ अमेरिका, व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ अमेरिका नाउ? तो ये जो पैसिफिक ओशन है, यहां पर आपके पास एक प्लेट है जिसका नाम है नास्का। ठीक है, नास्का प्लेट किस प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है? साउथ अमेरिकन प्लेट। सो हियर वी आर हैविंग ओसी टाइप ऑफ बाउंड्री। सबडक्शन है बट बाउंड्री कैसी है? ओसी टाइप की। तो ये वाला जो रीजन है जहां पर कुछ पार्ट नीचे टूट के मैंटल में डिसेंड करता है, कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, ये वापस आएगा इन दी मोर लोकेशन। इसलिए हम कहते हैं ना कि ओशियनिक क्रस्ट का रिसाइकलिंग होता है धरती पर। पैसिफिक प्लेट टूटेगी, बिखर के नीचे जाएगी, रिसाइकल होके फिर से वापस आएगी। तो हमें धरती पर ओशियनिक क्रस्ट कहीं पर भी 250 से 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना मिलता ही नहीं है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत पुराना मिलता है। सो बेसिकली ये रिसाइकलिंग ऑन है। एंड ये जो रिसाइकलिंग है, इसी वजह से हमें बेसिकली ओशियनिक बेड पर कुछ ज्यादा पुराना क्रस्ट मिलता नहीं है, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत पुराना मिलता है। So this zone where either it is completely breaking off and entering into mantle, और कुछ पार्ट टूट के ऊपर आ रहा है, इसी जोन को हम लोग क्या कहते हैं? इस जोन को हम लोग कहते हैं बेनी ऑफ वदाती जोन। So in the Pacific Ocean you are having many such बेनी ऑफ वदाती जोन। तो अगर मैं आप सबको बेनी ऑफ वदाती जोन के बारे में बता रहा हूं, ये बेनी ऑफ वदाती जोन में कैसे अर्थक्वेक्स आएंगे? प्लेट नीचे जा रही है, कुछ पार्ट टूट के मैंटल में डिसेंड कर रहा है, कुछ पार्ट पिघल के ऊपर आ रहा है, ऊपर आके पिघल के इट कैन फॉर्म लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ वोल्केनिक आर्किपेलागोस। या फिर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे, जो भी सेडिमेंट्स प्लास्टर होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे एज बेसिकली दी माउंटेन्स। तो जो आप साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पर एंडीज देखते हैं, वो बेसिकली क्या है? कुछ पार्ट साउथ अमेरिका का टूटेगा, कुछ पार्ट नास्का प्लेट का टूटेगा, ये सब मिक्स होके ऊपर आ जाएंगे, प्लस उसमें वोल्केनोज भी रहेंगे। यू कैन हैव वोल्केनिक इरप्शंस आल्सो। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेनी ऑफ वदाती जोन, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है ना। सो अगर 70 किलोमीटर के नीचे, यानी 70 किलोमीटर से कम में अगर घर्षण पैदा हो रहा है, सो ये घर्षण बाहर आएगा एज अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आपको शैलो फोकस अर्थक्वेक्स भी मिलते हैं नियर द ओशियनिक ट्रेंच। अगर ये 70 से 300 किलोमीटर के बीच में घर्षण ज्यादा है, वेयर बेसिकली द स्लैब इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द मैंटल, टूट के ऊपर आ रही है तो शैलो फोकस, टूट के नीचे जा रही है तो इंटरमीडिएरी। एंड अगर 300 से 700 किलोमीटर के बीच में जहां पर स्लैब पूरी तरीके से मेंटल में चली गई है, वी कैन हैव डीप फोकस। तो ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहां पर शैलो फोकस भी है, इंटरमीडिएट फोकस भी है, डीप फोकस भी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस बेनी ऑफ वदाती जोन। इसी वजह से तो आप देखते हो कि यहां पर इतने सारे ट्रेंचेस है, अलूशियन, जापान ट्रेंच, राइकू ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच, मरियाना, टोंगा, कर्मेडैक, यहां पर चिले पेरू ट्रेंच है। हियर वी आर हैविंग कुरिल ट्रेंच। तो सर ये अर्थक्वेक क्यों आता है? स्लैब मेंटल फ्रिक्शन है, वोल्केनिक इरप्शन है, इसका अर्थक्वेक से क्या लेना देना? नाउ हियर कम्स द लास्ट कैच। हमें ये तो समझ में आ गया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फायर क्यों कहेंगे? बिकॉज वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। बट सर अर्थक्वेक्स घर्षण की वजह से, बट सर क्या यही दो ही फैक्टर्स है जिसके वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स इतने कॉमन है? इसका जवाब है ना। So earthquakes are basically coming because of what? कि सर यहाँ पर volcanic eruptions on है, right? Earthquakes इस वजह से आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर बेनी ऑफ वदाती जोन है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, कुछ पार्ट टूट के नीचे जा रहा है, कुछ पार्ट टूट के ऊपर आ रहा है। बट आप सबको जान के हैरानी होगी कि अर्थक्वेक्स का ये दो मुख्य कारण नहीं है। अर्थक्वेक्स का दो सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है that what is basically the type of volcanism, ये बहुत जरूरी है। मीन्स जो मैक्सिमम अर्थक्वेक्स आते हैं
वो किस वजह से आते हैं कि किस तरीके का वोल्केनिज्म है। सर किस तरीके का वोल्केनिज्म इन द सेंस, मैंने कहा कि दो पार्ट्स, आइदर द वोल्केनिक लावा विच कम्स आउट, आइदर इट इज एंडेसिटिक स्लैश रायोलिटिक, और जो वोल्केनिक इरप्शन है ये कैसा है, ये बसाल्टिक है। सर ये क्या है, देखिए ये इसी को कहते हैं डेप्थ से पढ़ना। जो मैंने आपको अभी बताया कि जब हम लोग सबडक्शन मार्जिन कंसिडर करते हैं, ये तो मैंने ओ बता दिया, ओसी भी ऐसा, बट ओसी में क्या है, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी टूट के ऊपर आ जाएगा। अब जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं ये टूट के जा रहा है अंदर, ये टूट के पिघल के ऊपर आ रहा है, ये पिघल के ऊपर क्या आ रहा है, कौन सा रॉक आ रहा है। अगर मैं ओशियनिक बेड का रॉक कहता हूं, ये रॉक कौन सा है देवियों सज्जनों, दिस इज बेसिकली बसाल्ट। द डोमिनेंट रॉक ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज बसाल्ट एंड द डोमिनेंट रॉक ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज एंडेसाइट। अभी ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या आप सबको बताने जा रहा हूं, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ इट। अगर मैं आप सबको ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स के बारे में बताता हूं, ये रॉक्स बट नेचुरली है कौन से, दीज आर बेसिकली द इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मीनिंग वो पत्थर जो वोल्केनिक मैग्मा से या फिर वोल्केनिक लावा से सॉलिडिफिकेशन होके बनते हैं, राइट। अगर धरती के अंदर सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसे हम लोग इंट्रूसिव कहेंगे, धरती के बाहर आ रहा है तो उसे हम लोग एक्सट्रूसिव कहेंगे। आइदर द रॉक्स कैन बी प्लूटोनिक or the rocks can be volcanic. Volcanic in the sense that it has come outside the earth, plutonic in the sense that it is inside the earth. So if I'm talking about the continental crust का dominant rock कौन सा है, andesite है and rhyolite है। These are the dominant rocks of continental crust exterior, means अगर आप आपके आंखों से देखोगे बाहर से सरफेस के ऊपर तो आपको या तो एंडेसाइट मिलेगा या तो रायोलाइट मिलेगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स यू कैन हैव ग्रेनाइट और डायोराइट। एंड जो हमारा ओशन का डोमिनेंट रॉक है इसे हम लोग कहते हैं बसाल्ट। अगर आप ग्रेनाइट, रायोलाइट, डायोराइट, एंडेसाइट, बसाल्ट इन रॉक्स को देखते हो, जैसे जैसे आप इस लिस्ट से यहां जाओगे, क्या फर्क है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक रॉक में, फर्क बस इसका है, जो मैंने कहा था कि परसेंटेज सिलिका ये उधम मचाता है। अगर आप कॉन्टिनेंटल वर्सेस ओशियनिक रॉक्स को देखते हो, ओशियनिक रॉक में परसेंटेज सिलिका जो होता है ये कम होता है एंड कॉन्टिनेंटल रॉक्स में परसेंटेज सिलिका ज्यादा होता है। आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों, बात बहुत सिंपल है ना जनाब। जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है वो किस मैग्मा से सॉलिडिफाई हो रहा है, ऐसा मैग्मा जो धरती के काफी अंदर से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम दी मेंटल कोर बाउंड्री। एंड जब मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करता हूं तो उसका मैग्मा का जो सोर्स है वो काफी इनिशियल सरफेस से है ना। तो जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाओगे हेवी एलिमेंट्स बनने लगते हैं, तो जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाओगे सिलिका की मात्रा कम होगी बट आयरन एंड मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने लगेगी। इसी वजह से तो धरती के सेंटर में अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग इनटू द आउटर कोर एंड देन अल्टीमेटली इनटू द इनर कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सर अर्थक्वेक्स आने का सबसे मुख्य रीजन क्या है, सबसे मुख्य रीजन ये है कि जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं ये सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे नेसेसरीली एंडेसिटिक हैं, मीनिंग दैट व्हेनेवर द बसाल्टिक ओशियनिक स्लैब विल सबडक्ट, ये जो पिघल के ऊपर आ रहा है बसाल्ट की क्या हो रही है, बसाल्ट की हो रही है पार्शियल मेल्टिंग। बसाल्ट पार्शियली मेल्ट होके कौन सा मैग्मा बनाएगा, बसाल्ट पार्शियली मेल्ट होके बनाएगा एंडेसेटिक मैग्मा। एंड एंडेसेटिक मैग्मा में सिलिका की मात्रा कैसी है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है। तो इफ सिलिका की मात्रा ज्यादा है सर, इससे अल्टीमेटली फर्क क्या पड़ता है, देखिए अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है ना तो मैग्मा की क्या ज्यादा होती है, मैग्मा की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। मींस मैग्मा रुक रुक के आगे बढ़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कि आपने 2 टीस्पून लिए हैं, एक पे पानी है
and on 1 teaspoon you are having honey. अगर आप उसको tilt करोगे, water will flow very easily, whereas the honey will flow slowly because वो viscous है. So if I'm talking about granitic, rhyolitic or andesitic, अब granitic and rhyolitic तो granitic and diuretic eruptions होते नहीं है, ये अगर हो गए तो मौत आ जाएगी because बहुत ज़्यादा viscous है, but these are all intrusive. जब भी eruptions होते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, they are necessarily what? They are necessarily andesitic. Andesitic eruptions में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी as compared to basaltic eruption. Basaltic eruptions आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन में, अगर आप हवाई नामक क्षेत्र में जाओगे तो दैट इज कॉल्ड एज सी माउंट. सीधा धरती के मेंटल कोर बाउंड्री से मैग्मा ऊपर आता है. तो बसाल्टिक इरप्शन शांत होते हैं, एंडेसेटिक इरप्शंस कैसे हो जाते हैं? वायलेंट. सो अर्थक्वेक आने का सबसे मुख्य फैक्टर ये है दैट व्हेनेवर वी विल बी हैविंग एंडेसेटिक एंड राहुलेटिक इरप्शंस, सिलिका की मात्रा ज्यादा है. सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो मैग्मा या फिर लावा कैसा है? विस्कस. एंड जितना विस्कस मैग्मा उतना ही वो क्या होगा? उतना ही हो वायलेंट होगा. So whenever volcanic eruptions come, they come with very high seismicity. That is why guys, the Pacific Ring of Fire, जहां से हमने लेक्चर की शुरुआत की, इस Pacific Ring of Fire को क्या कहा जाएगा? इस Pacific Ring of Fire को basically circum-Pacific belt of earthquakes and volcanism. Right? So, summarizing the lecture for entire the live audience out there and जो लोग मुझे बाद में recorded देखेंगे, इसे Pacific Ring of Fire इस वजह से कहते हैं because यहाँ पर earthquakes बहुत common है. earthquakes के साथ साथ volcanism भी है. earthquakes किस वजह से guys? earthquakes इस वजह से because यहाँ पर आपको देखने को मिलता है something called as Benioff-Wadati zone. subduction margin है. नॉर्थ में जाओगे तो OO है, वेस्ट में जाओगे तो भी OO है, ईस्ट में जाओगे तो OC है. जब भी सबडक्शन होगा तो कुछ पार्ट टूट के सबडक्टिंग स्लैब का नीचे जाएगा, कुछ पार्ट पार्शियली मेल्ट होके ऊपर जाएगा. जो पार्शियली मेल्ट होके ऊपर जाएगा वो वोल्केनिक आर्किपेलागोस बना लेगा, जैसे जापान, कुरिल, फिलीपींस, इंडोनेशियन. तो जब भी ये पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज बेनियोफ-वदाती जोन वेयर स्लैब मेंटल फ्रिक्शन इज वेरी हाई. तो जहां पे टूट के नीचे जाएगा यू कैन हैव इंटरमीडिएट फोकस, जहां पर ट्रेंच है वहां पर शैलो फोकस. अर्थक्वेक्स आ गए, बट अर्थक्वेक्स का मुख्य फैक्टर ये नहीं है. मुख्य फैक्टर है ये जो इरप्शंस हो रहे हैं, ये इरप्शंस नेसेसरीली कैसे है? ये इरप्शंस नेसेसरीली एंडेसेटिक या रायोलिटिक है, जो बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? विथ वेरी हाई सिलिका रिच मैग्मा. जितना ज्यादा सिलिका की मात्रा उतना ही ज्यादा मैग्मा कैसा? विस्कस. वो रुक रुक के बहेगा. सो रुक रुक के बहेगा, इसलिए वो इरप्शंस हो जाएंगे वायलेंट. So whenever such questions come in your mains, देवियों सज्जनों, ये बात ध्यान में रखिएगा. आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अर्थक्वेक्स वोल्केनिक आर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर बेनियोफ-वदाती जोन है, बट कैसा वोल्केनिज्म इरप्ट हो रहा है, कैसा मैग्मा बाहर निकल रहा है, इससे आपका असली आंसर लिंक्ड है. ठीक है. तो देवी सज्जनों, अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहेंगे तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं. द बैच फॉर द अगस्त इज क्लोजिंग ऑन 21st. आप मेरा कोड PMLive यूज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ओनली इन 14,999 रुपीज. ध्यान में रखिएगा, हम इसी तरीके से डायग्राम्स बनाएंगे, मैप्स बनाएंगे, नोट्स में आप सबको डिक्टेट कराऊंगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड होगी. एंड आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं. मैं ऑफिशियल हैंडल ऑन टेलीग्राम इज प्रीतेश माथुरकर AIMCSE. ठीक है. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अंटिल द नेक्स्ट ग्रेट डिस्कशन, टाटा बाय बाय, अडियोस अमिगोस. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए एंड जम के स्मार्ट वर्क कीजिए, बिकॉज यही जिंदगी का असली सार है. ओके, गुड रिटर्न्स एवरीबॉडी. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. टेक केयर. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.